विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समानता, भाईचारे और सामाजिक न्याय पर आधारित प्रबंध के पक्षधर थे। जाति व्यवस्था के खिलाफ लंबा संघर्ष करने वाले डॉक्टर अंबेडकर ने खुद अपने जीवन में जाति भेदभाव और अत्याचार का सामना किया। अपने जीवन के इन्हीं अनुभवों पर उन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है वेटिंग फॉर अ वीज़ा। इस पुस्तक के पहले अध्याय में बाबा साहब अंबेडकर ने बचपन के समय उनके साथ हुए जाति भेदभाव का वर्णन किया है। अपनी इस आत्मकथा में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर लिखते हैं, हमारा परिवार मूल रूप से बम्बई प्रेसिडेंसी के रत्नागिरी जिले की दापोली तहसील का रहने वाला था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल की शुरुआत से ही मेरे पुरखे अपना पैतृक काम छोड़कर कंपनी की सेना में नौकरी करने लगे थे। मेरे पिता ने भी परिवार की परंपरा का निर्वाह करते हुए सेना में नौकरी कर ली। वह एक सेना अधिकारी के पद तक पहुंचे और सूबेदार बनकर रिटायर हुए। रिटायर हो जाने के बाद मेरे पिता परिवार को लेकर दापोली आ गए। उनका वहीं बसने का इरादा था, लेकिन किसी कारण उन्होंने अपना विचार बदल दिया। हम दापोली से सतारा आ गए और 1904 तक वहीं रहे। यह पहली घटना है जिसका मैं यहाँ वर्णन कर रहा हूँ। जहाँ तक मुझे याद है, यह करीब 1901 में घटी थी, जब हम सतारा में ही रह रहे थे। मेरी माँ का तब तक निधन हो चुका था। मेरे पिता सतारा जिले की खाटप तहसील के कोरेगांव नामक एक स्थान में खजांची की नौकरी करने चले गए थे, जहां बम्बई सरकार ने हजारों की संख्या में अकाल से मरने वाले लोगों को रोजगार देने के उद्देश्य से एक तालाब खोदने का काम शुरू किया था। कोरेगांव जाते समय मेरे पिता मुझे, मेरे बड़े भाई और मेरी परिनिर्वाण प्राप्त सबसे बड़ी बहन के 2 बेटों को मेरी बुआ और कुछ सुहृदय पड़ोसियों के हवाले कर गए। मेरी बुआ बहुत ही दयालु थी, लेकिन हमारी किसी तरह की सहायता करने के योग्य नहीं थी। वह छोटे कद की थीं और उनके पैरों में भी कुछ तकलीफ थी, जिसके कारण उनके लिए किसी सहारे के बिना चलना फिरना बहुत ही कठिन था। कभी कभी तो उन्हें उठाना भी पड़ जाता था। मेरी 2 बहनें थीं। हमारी बुआ के असहाय होने के कारण खाना बनाना हमारे लिए एक समस्या बन गई थी, क्योंकि बुआ तो खाना बना ही नहीं पाती थीं। हम चारों के चारों बच्चे स्कूल जाते और अपना खाना भी बनाते थे। हम रोटी तो बना नहीं पाते थे, इसलिए हम पुलाव पर ही रहते। पुलाव बनाना हमें सबसे आसान लगता था, क्योंकि इसमें चावल और बकरे का मांस मिलाने के अलावा और कुछ नहीं करना पड़ता था। मेरे पिता खजांची होने के कारण कोरेगांव छोड़कर हमें देखने सतारा आ भी नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने हमें पत्र लिखकर कहा कि हम गर्मियों की छुट्टियां बिताने उनके पास कोरेगांव आ जाएं। हम बच्चों की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, क्योंकि उस समय तक हम में से किसी ने रेलगाड़ी देखी तक नहीं थी। खूब तैयारियां हुई। यात्रा के लिए नई अंग्रेज़ी कमीज़ें, चमकीली जड़ाऊ टोपियां, नए जूते और रेशमी किनारी वाली नई धोतियां ली गईं। मेरे पिता ने हमारी यात्रा से संबंधित सारी जानकारी हमें दे दी थी और यह भी कहा था कि हम उन्हें अपने रवाना होने की तारीख बता दें, ताकि वह हमें लेने के लिए अपने चपरासी को स्टेशन पर भेज दें, जो हमें अपने साथ कोरेगांव ले जाएगा। इस योजना के तहत मैं, मेरा भाई और मेरा एक भांजा सतारा से चल पड़े। बुआ को हमने पड़ोसियों के हवाले छोड़ा, जिन्होंने उनकी देखभाल का वचन दिया। रेलवे स्टेशन हमारे घर से 10 मील दूर था। हमने स्टेशन तक का तांगा किया। हमने इस अवसर के लिए खरीदे खास कपड़े पहने और खुशी खुशी घर से चल दिए। लेकिन मेरी बुआ रो रही थी।
हम स्टेशन पर पहुँचे तो भाई ने हमारे टिकट लिए और मुझे तथा मेरे भांजे दोनों को 2-2 आने जेब खर्च के लिए दिए, जिन्हें हम अपनी इच्छा के अनुसार खर्च कर सकते थे। पैसे मिलते ही हमने तो ऐश मनानी शुरू कर दी और सबसे पहले लेमनेड की एक बोतल खरीद ली। थोड़ी देर में ही रेलगाड़ी आ गई और हम लपक कर उसमें चढ़ गए कि कहीं वह हमें छोड़कर ही ना चली जाए। हमें पहले ही बता दिया गया था कि हमें मैसूर में उतरना है, जो कोरेगांव जाने के लिए सबसे निकट का स्टेशन था। रेलगाड़ी शाम को 5 बजे मैसूर पहुंची। हम अपना सामान लेकर वहां उतर गए। कुछ ही मिनटों में रेलगाड़ी से उतरे सभी यात्री अपने अपने ठिकाने पर जा चुके थे, लेकिन हम बेचारे बच्चे इस प्रतीक्षा में प्लेटफॉर्म पर खड़े रह गए कि पिताजी आएंगे या फिर उनका वह चपरासी आएगा जिसे भेजने का उन्होंने वायदा किया था। हमने बहुत देर इंतज़ार किया, लेकिन कोई नहीं आया। इस तरह हमें 1 घंटा हो गया। स्टेशन मास्टर हमसे पूछताछ करने आया। उसने हमसे टिकट मांगे। हमने उसे टिकट दिखा दिए। फिर उसने हमसे पूछा कि हम अभी तक वहाँ क्यों खड़े हैं। हमने उसे बता दिया कि हमें कोरेगांव जाना है और हम पिताजी या उनके चपरासी के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं आया है। हमने स्टेशन मास्टर को यह भी बता दिया कि हमें यह भी नहीं पता कि कोरेगांव पहुंचा कैसे जाएगा। हमने अच्छे कपड़े पहने हुए थे। हमारे कपड़ों और बोलचाल से कोई नहीं जान सकता था कि हम अछूतों के बच्चे हैं। स्टेशन मास्टर तो वास्तव में यही समझ रहा था कि हम ब्राह्मण बच्चे हैं। हमें इस बुरे हाल में देखकर उसे बहुत दुख हो रहा था। जैसे कि हिंदुओं में आम चलन है, स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछ लिया कि हम कौन हैं। मैंने बिना कुछ सोचे समझे कह दिया कि हम महार हैं। महार उन समुदायों में से एक हैं जिन्हें बम्बई प्रेसिडेंसी में अछूत समझा जाता है। यह सुनकर वह स्तब्ध रह गया। अचानक उसके चेहरे की रंगत ही बदल गई। हमें साफ दिखाई दे रहा था कि घृणा के एक विचित्र भाव ने उसे जकड़ लिया था। मेरा जवाब सुनते ही वह अपने कमरे में चला गया और हम अपनी जगह खड़े के खड़े रह गए। इस तरह 15-20 मिनट बीत गए। सूरज ढलने को हो गया था। ना तो पिताजी आए और ना ही उन्होंने अपने चपरासी को भेजा, और अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चला गया था। हम बहुत चिंता में थे और यात्रा शुरू होने पर जो आनंद, जो खुशी का हम अनुभव कर रहे थे, वह अब हवा हो चुका था और उसकी जगह नितांत उदासी ने ले ली थी। आधे घंटे के बाद स्टेशन मास्टर वापस आया और हमसे फिर पूछने लगा कि अब हमारा क्या इरादा है। हमने कहा कि अगर हमें कोई बैलगाड़ी किराए पर मिल जाए तो हम कोरेगांव चले जाएंगे, और अगर यह बहुत दूर नहीं है तो हम इसी समय यहाँ से चल पड़ेंगे। वहाँ किराए पर चलने वाली बहुत सारी बैलगाड़ियाँ मौजूद थीं, लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जो उत्तर दिया था कि हम महार हैं, उसके बारे में सभी बैलगाड़ी वालों को पता चल चुका था और उनमें से कोई भी अछूत जाति की सवारियों को अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने आप को अपवित्र या अपनी मान मर्यादा को नष्ट करने को तैयार नहीं था। हम दोगुना किराया देने को भी तैयार थे, लेकिन पैसों से भी बात बनती नहीं दिखाई दे रही थी। हमारी ओर से बातचीत कर रहे स्टेशन मास्टर की समझ में भी नहीं आ रहा था कि आखिर क्या किया जाए, इसलिए वह चुपचाप ही खड़ा था। अचानक जैसे उसे कोई युक्ति सूझी और उसने हमसे पूछा, तुम गाड़ी चला सकते हो? यह सोचकर कि वह हमारी मुश्किल का कोई समाधान निकालने की कोशिश कर रहा था, हम बोल पड़े, हाँ चला सकते हैं। यह उत्तर मिलने पर
वह बैलगाड़ी वालों के पास गया और उनके सामने हमारी तरफ से यह प्रस्ताव रखा कि हम गाड़ी वाले को दोगुना किराया देंगे और गाड़ी भी खुद ही चलाएंगे और बैलगाड़ी वाला हमारे साथ साथ पैदल चलेगा। एक गाड़ी वाला इस शर्त पर सहमत हो गया क्योंकि इससे उसे पैसा कमाने का भी अच्छा मौका मिल रहा था और उसके अपवित्र होने का डर भी नहीं था। शाम करीब 6:30 बजे हमारे चलने की तैयारी हुई, लेकिन स्टेशन छोड़ने से पहले हम यह पक्का जान लेना चाहते थे कि क्या हम अंधेरा होने से पहले पहले कोरेगांव पहुंच जाएंगे। इसलिए हमने बैलगाड़ी वाले से पूछा कि कोरेगांव कितनी दूर है और वह हमें वहां कितनी देर में पहुंचा देगा। उसकी बात का विश्वास करके हमने अपना सामान बैलगाड़ी में लादा और स्टेशन मास्टर को धन्यवाद देकर हम उसमें बैठ गए। हम में से एक ने बैलगाड़ी की लगाम थाम ली और बैलगाड़ी चल पड़ी। गाड़ी वाला हमारे साथ साथ चल दिया। स्टेशन से कुछ दूरी पर ही एक नदी पड़ती थी। यह एकदम सूखी हुई थी। बस कुछ जगहों पर छोटे छोटे गड्ढों में पानी भरा था। गाड़ी वाला हमसे बोला कि तुम लोग यहीं रुककर खाना खा लो क्योंकि आगे कहीं पानी नहीं मिलने वाला। हम उसकी बात मान गए। उसने हमसे थोड़ा किराया मांग लिया ताकि वह भी गांव जाकर खाना खा आए। मेरे भाई ने उसे थोड़े पैसे दे दिए और वह जल्दी ही लौटने का वायदा करके वहां से चला गया। हमें बहुत ज़ोर की भूख लगी थी, इसलिए हमें खुशी हुई कि चलो कुछ खाने का मौका तो मिला। मेरी बुआ ने पड़ोसिनों को लगाकर हमारे रास्ते के लिए खाने की कुछ बढ़िया चीज़ें बनवा दी थी। हमने अपनी खाने की टोकरी खोली और खाना खाने लगे। हमें निवाला निगलने के लिए पानी की ज़रूरत महसूस हुई। हम में से एक लड़का पास ही नदी की तली में इकट्ठा पानी के गड्ढे से पानी लेने चला गया, लेकिन यह पानी असल में पानी नहीं था। पानी के नाम पर वहाँ कीचड़ और उन गाय भैंसों व पशुओं का मल मूत्र जमा था जो वहाँ पानी पीने आते थे। असल में वह पानी इंसानों के प्रयोग करने के लायक नहीं था। उसमें से इतनी तेज दुर्गंध आ रही थी कि हमारे लिए उसे पीना संभव नहीं था। इसलिए मन भरने से पहले ही हमें अपना खाना बंद कर देना पड़ा और हम गाड़ी वाले का इंतज़ार करने लगे। बहुत देर हो गई, वह नहीं आया। हम चारों ओर बस उसे देखते ही रहे। आखिर में वह आ पहुंचा और हमने आगे की यात्रा शुरू की। कोई 4-5 मील तक तो हमने गाड़ी हाँकी और वह साथ साथ पैदल ही चलता रहा। फिर अचानक वह कूद कर गाड़ी में चढ़ बैठा और उसने हमारे हाथों से लगाम ले ली। हमें उसका यह व्यवहार कुछ अजीब सा लगा कि वह अपनी तमाम धार्मिक शंकाओं को ताक पर रखकर हमारे साथ उसी गाड़ी में बैठने को सहमत हो गया था, जबकि शुरू में उसने अपनी गाड़ी अपवित्र होने के डर से किराए पर देने से मना कर दिया था। लेकिन इस बारे में उससे कोई भी सवाल करने की हमारी हिम्मत नहीं हुई। हम तो जल्दी जल्दी अपनी मंजिल मतलब कोरेगांव पहुंचने की चिंता में थे। कुछ दूरी तक तो हमारा मन गाड़ी की चाल में रमा रहा, लेकिन फिर जल्दी ही चारों ओर अंधेरा छा गया। सड़क के किनारे की बत्तियां भी यहाँ नहीं थी। जो अंधेरा छट जाता, आसपास कोई आदमी या औरत या फिर पशु भी नहीं आ जा रहे थे कि हमें उनके बीच होने का आभास होता। हमें अपने चारों ओर फैले एकाकीपन से डर लगने लगा। हमारी चिंता बढ़ती जा रही थी। हमने अपना सारा साहस बटोरा। हम मसूर से बहुत दूर आ चुके थे। अब 3 घंटे से ज़्यादा समय बीत चुका था, लेकिन
कोरे गांव का कहीं भी अता पता नहीं था। हमारे मन में एक अजीब सा विचार आया। हमें संदेह हुआ कि कहीं इस गाड़ी वाले के मन में खोट तो नहीं है। यह हमें किसी सुनसान जगह पर ले जा रहा है जहां यह हमें मार डालेगा। हमने सोने के आभूषण पहन रखे थे, इस कारण हमारा संदेह और भी पक्का हो गया। हम बैलगाड़ी वाले से सवाल पर सवाल करने लगे कि कोरे गांव कितनी दूर है और हमें वहां पहुंचने में इतनी देर क्यों लग रही है। गाड़ी वाला बस यही कहता रहा, ज़्यादा दूर नहीं, हम जल्दी ही वहां पहुंच जाएंगे। रात करीब 10 बजे भी जब कोरे गांव का कोई नामो निशान दिखाई नहीं दिया तो हम बच्चे रो पड़े और गाड़ी वाला हमें बुरा भला कहने लगा। हमारा रोना धोना बहुत देर तक चलता रहा। गाड़ी वाले ने उत्तर में कुछ भी नहीं कहा। अचानक कुछ दूरी पर हमें रोशनी की किरण दिखाई दी। गाड़ी वाला बोला, वह रोशनी देख रहे हो? यह सुनकर हमें कुछ सांत्वना मिली और हमारा रोना धोना बंद हो गया। रोशनी दूरी पर थी, लेकिन लगता था कि हम उस तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। चुंगी लेने वाले अधिकारी की चौकी तक पहुंचने में हमें 2 घंटे लग गए। इसी बीच हमारी चिंता और भी बढ़ गई और हमने बैलगाड़ी वाले से फिर तरह तरह के सवाल कर डाले कि वहां पहुंचने में इतनी देरी क्यों हो रही है और हम सही रास्ते पर ही जा रहे हैं या नहीं, वगैरह वगैरह। आखिर में मध्य रात्रि होते होते बैलगाड़ी चुंगी लेने वाले की चौकी पर पहुंची। यह एक पहाड़ी की तलहटी पर स्थित थी, लेकिन थी पहाड़ी के उस पार। जब हम वहां पहुंचे तो हमें वहां ढेरों बैलगाड़ियां खड़ी दिखाई दी। ये सभी रात भर आराम के लिए वहां खड़ी थी। हमें बहुत तेज भूख लग रही थी और हम कुछ खाना चाहते थे, लेकिन वहां फिर वही पानी की समस्या थी। हमने अपने बैलगाड़ी वाले से फिर पूछा कि क्या यहाँ पानी मिल सकेगा। उसने हमें सचेत किया कि चुंगी लेने वाले खुद हिंदू हैं और अगर हमने सच सच बता दिया कि हम महार हैं तो हमें कोई पानी वानी नहीं मिलने वाला। वह बोला, यह कहकर देख लो कि हम मुसलमान हैं, शायद पानी मिल जाए। उसकी इस सलाह पर मैं चुंगी वाले की चौकी पर गया और उससे थोड़ा पानी मांगा। उसने मुझसे पूछ लिया, तुम कौन हो? मैंने जवाब दिया कि हम मुसलमान हैं। मुझे उर्दू बहुत अच्छी आती थी। मैंने उससे उर्दू में ही बात की, जिससे मेरे असली मुसलमान होने में कोई संदेह न रह जाए। लेकिन यह तरकीब भी काम नहीं आई और उसने बड़े रूखेपन से उत्तर दिया, तुम्हारे लिए किसी ने पानी घर धर रखा है क्या? पहाड़ी पर पानी है, अगर जाना चाहो तो जाकर ले आओ। मेरे पास कोई पानी वानी नहीं है। और यह कहकर उसने मुझे चलता किया। मैं बैलगाड़ी पर लौट आया और उसका जवाब मैंने अपने भाई को बता दिया। पता नहीं भाई ने क्या सोचा। उसने बस हमसे इतना कहा कि अब लेट जाओ। बैलों को गाड़ी से अलग कर दिया गया और गाड़ी को इस तरह खड़ा कर दिया गया कि उसका पिछला हिस्सा ज़मीन से टिका रहे और अगला भाग हवा में ऊपर उठा रहे। हमने अपने बिस्तर बैलगाड़ी के अंदर सबसे नीचे के तख्तों पर लगा लिए और अपने शरीर को आराम देने के लिए उन पर लेट गए। अब हम एक सुरक्षित जगह पहुंच चुके थे, इसलिए हमें इस बात की चिंता नहीं थी कि अब क्या होगा। लेकिन हमारा मन रह रह कर हाल की ताज़ा घटना की ओर चला जाता था। हमारे पास ढेर सारा खाना था, हमारे पेट में चूहे कूद रहे थे। यह सब होते हुए भी हमें भूखा ही सोना पड़ा और इसका कारण यह था कि हमें पानी नहीं मिल सका क्योंकि हम अछूत थे। हमारे मन में अंतिम विचार यही आया,
मैंने सोचा कि हम एक सुरक्षित जगह पर आ गए थे। स्पष्ट था कि मेरा बड़ा भाई अभी भी सशंकित था। उसने कहा कि हम चारों का एक साथ सो जाना समझदारी नहीं होगी, कुछ भी हो सकता है। उसने सलाह दी कि एक बार में हम में से 2 को सोना है और 2 को चौकीदारी करनी चाहिए। इस तरह हमने वह रात पहाड़ी की तलहटी में बिताई। सुबह 5 बजे हमारा बैलगाड़ी वाला आ गया और बोला कि हमें तुरंत कोरेगांव के लिए चल देना चाहिए, लेकिन हमने साफ इनकार कर दिया। हमने उससे कह दिया कि हम 8 बजे से पहले बिल्कुल नहीं हिलेंगे। हम कोई जोखिम मोल नहीं लेना चाहते थे। गाड़ी वाला कुछ नहीं बोला। इस तरह हम वहाँ से 8 बजे चलकर 11 बजे कोरेगांव पहुँच गए। मेरे पिताजी हमें देखकर हैरान रह गए और उन्होंने हमें बताया कि उन्हें हमारे आने की कोई सूचना नहीं मिली थी। हमने उन्हें बताया कि हमने सूचना दी थी, लेकिन उन्होंने किसी भी प्रकार की जानकारी मिलने से इनकार कर दिया। बाद में पता चला कि गलती पिताजी के नौकर की थी। उसे हमारा पत्र मिल तो गया था, लेकिन वह उसे पिताजी को देना भूल गया था। इस घटना का मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। जब यह घटना घटी उस समय मैं 9 वर्ष का था, लेकिन इस घटना ने मेरे मन पर अमिट छाप छोड़ी है। इस घटना से पहले मैं यह तो जानता था कि मैं अछूत हूँ और अछूतों को कुछ अपमानजनक परिस्थितियों और भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर मैं यह जानता था कि मैं स्कूल में अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के बीच में नहीं बैठ सकता था, बल्कि मुझे एक कोने में अकेले बैठना पड़ता था। मैं जानता था कि स्कूल में मुझे अपने लिए अलग से एक टाट रखना था और कक्षा में उसी पर पालथी मारकर बैठना था, और स्कूल की सफाई के लिए रखा नौकर मेरे टाट को हाथ नहीं लगा सकता था। मुझे उस टाट के टुकड़े को रोज़ाना शाम को घर ले जाना होता था और अगली सुबह वापस स्कूल आना होता था। स्कूल में भी मुझे पता रहता था कि स्वर्ण वर्ग के बच्चे प्यास लगने पर नल खोलकर अपनी प्यास बुझा सकते थे। इस काम के लिए उन्हें बस अध्यापक की अनुमति लेने की आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन मेरी स्थिति बिल्कुल अलग थी। मैं नल को छू तक नहीं सकता था, और जब तक कोई स्वर्ण व्यक्ति मेरे लिए नल ना खोले, मैं अपनी इच्छा से प्यास नहीं बुझा सकता था। मेरे मामले में अध्यापक की अनुमति पर्याप्त नहीं थी। उसके लिए स्कूल के चपरासी की उपस्थिति ज़रूरी होती थी, क्योंकि वही अकेला ऐसा व्यक्ति था जिसका उपयोग कक्षा अध्यापक ऐसे काम के लिए करते थे। अगर चपरासी नहीं होता था तो मुझे प्यासा ही रहना पड़ता था। इस स्थिति को संक्षेप में इस प्रकार कहा जा सकता है, चपरासी नहीं तो पानी भी नहीं। घर पर मैं जानता था कि कपड़े धोने का काम मेरी बहनें करती थी। यह बात नहीं कि 17 में धोबी नहीं थे, यह बात नहीं कि हमारे पास धोबी को देने के लिए पैसे नहीं थे। मेरी बहनें इसलिए कपड़े धोती थीं क्योंकि हम अछूत थे, और कोई भी धोबी किसी अछूत के कपड़े धोने के लिए तैयार नहीं था। लड़कों की हजामत करने या बाल काटने का काम हमारी बड़ी बहन ही करती थी, जो हमारे बाल काट काट कर नाई की काम में दक्ष हो गई थी। यह बात नहीं थी कि हमारे पास नाई को देने के लिए पैसे नहीं थे। हजामत बनाने और बाल काटने का काम मेरी बहन इसलिए करती थी क्योंकि हम अछूत थे, और कोई भी नाई किसी अछूत के बाल काटने को तैयार नहीं था। मैं यह सब जानता था, लेकिन इस घटना से मुझे ऐसा झटका लगा जैसे पहले कभी नहीं लगा था, और इस घटना ने मुझे छुआछूत के बारे में सोचने को मजबूर कर दिया, जो इस घटना से पहले मेरे लिए उसी तरह एक आम बात थी।
जैसी यह बहुत सारे सप्रेष्यों और अछूतों के लिए थी।